हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टूडेंट्स कॉर्नर के इस प्यारे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 के बारे में, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और उससे रिलेटेड कुछ जो डायग्राम होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल होगा वो हम लोग पढ़ेंगे हमारे अगले पार्ट में। फिलहाल ये पार्ट नंबर 1 है। शुरुआत करेंगे एक अच्छे से प्यारे से मैसेज के साथ, और वो यहाँ पे लिखा है, इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। मतलब कोई भी चीज जो अपनी लाइफ में आप ड्रीम कर सकते हो, सोच सकते हो, उसे आप पा सकते हो। द ओनली द थिंग यू नीड टू पे दैट इज हार्ड वर्क। ठीक है ना। आपको एक हार्ड वर्क करना होगा, और याद रहे ये हार्ड वर्क कॉन्टिन्यूअस हार्ड वर्क होना चाहिए। ठीक है ना। डिस्टरबेंस आपके लाइक पाथ में एक तरीके से कहा जाए रेजिस्टेंस का काम नहीं करेंगे यदि आप चाहोगे पानी को तो। ठीक है ना। और अगर नहीं चाहोगे तो डिस्टरबेंस तो हमेशा जीवन में लगा रहेगा। ठीक है ना। वीडियो बनना यहाँ भी तो डिस्टरबेंस आ रहा है, लेकिन अगर आप चाहोगे कि मुझे क्या सुनना है तो आपको अच्छी चीजें सुनाई पड़ेंगी। फालतू का डिस्टरबेंस बिल्कुल नहीं सुनाई पड़ेगा। यू कैन इग्नोर इट। ठीक है। चलिए फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं अपनी स्लाइड पर, और सबसे पहला देखते हैं कि क्या टॉपिक का डिमांड है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज फोर्स। क्योंकि चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, तो उसमें सबसे पहला सवाल ही यही आता है कि फोर्स है क्या चीज। तो देखो मेरे भाई, क्लास 8 के मुताबिक अगर आपने थोड़ा पढ़ा वढ़ा हो और आपको याद हो तो आपने सुना होगा, सिंपल जो पुश एंड पुल होता है उसी को फोर्स बोला जाता है। ठीक है ना। सिंपल पुश एंड पुल इज नोन एज फोर्स, यही आपको पढ़ाया गया होगा। और दिस वाज इनफ टू यू एट 8th क्लास। 8th क्लास पे इतना पर्याप्त भी था जानना। ठीक है ना। इतने में आप समझ जाएंगे, जैसे दरवाजे को खोलने के टाइम पे डोर ओपन कर रहे हो, डोर क्लोज कर रहे हो, तो इन दोनों ही स्थितियों में या तो आप अपने डोर को पुश करते होंगे या तो पुल करते होंगे। ठीक है ना। ज्यादातर ये सिचुएशन होती है। अब अगर ऐसा सिचुएशन है, पुश एंड पुल को ही फोर्स बोलते हैं, तो क्या क्लास 9 पे इसका डेफिनेशन बदल जाएगा? नहीं नहीं, डेफिनेशन तो ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, बस इसके कहने का तरीका बदल जाएगा थोड़ा सा। हम लोग मॉडिफाई करेंगे, थोड़ा अपडेट करेंगे और थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कोई एक ये यहाँ पे दरवाजा है, इस दरवाजे पे कोई एक व्यक्ति फोर्स लगा रहा है, यानी कि पुश कर रहा है या पुल कर रहा है, तो व्हाट विल हैपन, द शेप एंड साइज, या फिर कह सकते हो पोजीशन, इसका चेंज हो जाएगा। यानी कि फोर्स एक ऐसा चीज है जिसको लगाने से किसी भी ऑब्जेक्ट पर उस ऑब्जेक्ट का सिचुएशन, पोजीशन, शेप एंड साइज, ये कुछ चीजें बेसिकली हैं जो चेंज हो सकती हैं। आई एम नॉट टेकिंग गारंटी फॉर इट, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गारंटी है कि बदल ही जाएगा, बट पॉसिबिलिटी आर देयर कि अगर एक इनफ क्वांटिटी ऑफ फोर्स आप लगाते हो तो वो बदलेगा। दिस इज व्हाट द पॉइंट। तो इसी से डेफिनेशन निकल के आएगा। पहले तो आप ये डायग्राम देखो कि यहाँ पे इन्होंने एक पुश लगाया, ये इसको ढकेल रही हैं, तो ये आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पर भी एक फोर्स लग गया, आया ना। यहाँ पे ये एरो को चलाने के लिए इन्होंने स्टिंग की हेल्प से पहले इसको खींचा खींचा यानी कि पुल किया, तो अब यहाँ पे फोर्स यहाँ पे लगेगा। मैग्नेटिज्म है, मैग्नेट लिया है तो इसके बीच में यहाँ फोर्स लगेगा। यहाँ पे एप्पल टूट के गिर रहा है, वही एप्पल जिसको न्यूटन जी ने देख के अपनी कहानियां बताई जिस पे ग्रेविटी की बात हुई थी, तो यहाँ पे ये मालूम चला कि एप्पल नीचे गिर रहा है, मतलब यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, शायद वो ग्रेविटी फोर्स होगा। ये प्लेन इंक्लाइंड है, यहाँ से ये लुढ़कते हुए ढुरकते हुए ऐसे आ जा रहा है, तो यहाँ नीचे इसके बीच में, ये दोनों सरफेस के बीच में, जिस पर ये बैठा है और जो यहाँ पे स्लाइडिंग सरफेस है, उन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा, जैसे फ्रिक्शन फोर्स बोल सकते हैं, तो ये भी हो सकता है। एक्सीलरेशन, ये यहाँ पे स्लाइड कर रही हैं और मूव कर रही हैं, तो दिस कुड बी अनदर आल्सो। ठीक है। तो बहुत सारे एग्जांपल इस तरीके से हो सकते हैं फोर्स का, जो आपको समझना होगा। बस ये बात ध्यान रखना होगा कि अगर कोई सिंपली पूछे तो आप भले बता दो कि सिंपल पुश एंड पुल इज नोन एज फोर्स, बट डिटेल में बताने के लिए आपको ये कहना पड़ेगा कि फोर्स इज समथिंग व्हिच मे चेंज लाइक पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। लाइक अगर वो रेस्ट में है तो हो सकता है वो मोशन में आ जाए, या मोशन में है तो हो सकता है वो रेस्ट में आ जाए। ऐसा सिचुएशन हो जाता है। तो डेफिनेशन निकल के आया कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस दैट अल्टर्स अ बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट और इट्स यूनिफॉर्म स्टेट लाइन मोशन, मतलब उसके रेस्ट को या फिर यूनिफॉर्म स्टेट लाइन मोशन को वो चेंज करता है। अल्टर मतलब बदलता है। ठीक है ना। हो सकता है रेस्ट में हो तो मोशन में आ जाए, मोशन में हो तो रेस्ट में आ जाए। दिस इज व्हाट द पॉइंट। तो इस डेफिनेशन को नोट करिएगा। आप चाहे ना तो यहाँ पे एक लाइन और लिख सकते हो अपनी तरफ से ऐड ऑन करके, और करके ऐसे लिख देना, और अ फोर्स इज सिंपल पुश एंड पुल व्हिच मे कॉज चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। ऐसे भी आप लिख सकते हो, जो मैंने अभी बोला ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इफ यू आर विलिंग टू नोट। चलिए,
तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं क्या। अच्छा, टॉपिक देखने से पहले एक बात बताओ, अगर किसी भी चीज पे फोर्स लगाते हो तो ये बात तो ठीक है कि उसके पोजीशन में चेंज होगा। पोजीशन का जब भी मैं शब्द नाम लूं, ये पोजीशन नाम लूं, तो आप समझ जाना पोजीशन मतलब या तो मैं रेस्ट की बात कर रहा हूं और या फिर मैं किसकी बात कर रहा हूं, मोशन की बात कर रहा हूं। तो पोजीशन में तो चेंज होगा, लेकिन पोजीशन के अलावा मेरे भाई और भी चीजें पॉसिबल हैं जिसमें चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कोई आपके पास एक बॉल है और इस बॉल के ऊपर प्रेस कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, दोनों हाथों से ऐसे दोनों तरफ से दबा रहे हो, तो हो सकता है ये बॉल का शेप एंड साइज चेंज हो जाए, ये पिचक जाए, दब जाए, या फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो पॉसिबल हो हैं कि हो जाए। एक आपने वायर ऐसे लिया या फिर एक रबड़ लिया, इसको इधर खींचा, इसको इधर खींचा, तो हो सकता है ये स्ट्रेच होके लंबा हो जाए, है ना। मतलब क्या यहाँ पे समझ में आ रहा है, मतलब ये समझ में आ रहा है कि फोर्स की वजह से बहुत कुछ चेंज होता है। तो क्या उसे उसे हम लोग ये समझेंगे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो अगला हमारा हेडिंग यही है कि इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या क्या होगा। तो चलिए मैं कई सारे इफेक्ट यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, जैसे मैंने बताया, आप देखिए और एक एक करके मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे पहला इफेक्ट है, इट कैन ट्रांसफॉर्म द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो मैंने अभी बताया कि बॉल लिया, अगर आप दबाते हो तो इसका शेप एंड साइज चेंज हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी जगह हो सकता है। इट कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, कोई एक सामान रखा हुआ, बॉल यहाँ पे रखा हुआ, आपने पैर से मारा और ये यहाँ से खिसक के यहाँ आ गया, मतलब क्या हुआ, अपना उसने पोजीशन चेंज किया, तो वो रेस्ट से मोशन में आ गया, वही यहाँ पे लिखा है। फिर कह रहा है, इट कैन ब्रिंग अ मूविंग ऑब्जेक्ट टू स्टॉप, कोई एक बॉल ऑलरेडी मूव करते हुए आ रही है, इसे दौड़ते हुए, और यहाँ तुम खड़े थे, यहाँ तुमने इसको पकड़ लिया या पैर से रोक लिया, तो वो मोशन में थी, रेस्ट में हो गई। तो दोनों चीजें हो सकती हैं, आप रेस्ट से मोशन में भी कर सकते हो और मोशन से रेस्ट में भी कर सकते हो, तो ये दोनों इफेक्ट हो गए। इट कैन ईदर स्पीड अप और स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट, मतलब कोई गाड़ी बहुत तेजी से चल रही है, उसे अगर आप पीछे से खींचने लगो तो हो सकता है कि उसकी स्पीड स्लो हो जाए, या फिर कोई साइकिल चला रहा है और धीरे धीरे चला रहा है, पीछे से आपने धक्का दे दिया, तो हो सकता है कि उसकी स्पीड बढ़ जाए। तो ये दोनों चीज पॉसिबल है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। और लास्ट है कि इट कैन ट्रांसफॉर्म द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, मतलब साइकिल से कोई इधर जा रहा था लेकिन इधर से किसी ने धक्का दे दिया तो उसका साइकिल इधर बेंड हो गया, मतलब मुड़ गया, वो इधर लेके गाड़ी चलाया। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो चुका है। मेरी बात समझ में आ गई। तो ये रही पूरी कहानी फोर्स का और फोर्स के इफेक्ट का। अब चलते हैं आगे। तो अगला हमारा टॉपिक है कि बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। चलो मैं आपको एक बात समझाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आपने लिया, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, और इस ऑब्जेक्ट पर इधर से एक फोर्स आपने लगाया एफ, ठीक है ना। अब ये ऑब्जेक्ट है जिसका एक सर्टेन मास होगा, मुझे नहीं पता कितना है, एक एम मान लेते हैं। तो आपने फोर्स लगाया तो ये ऑब्जेक्ट खिसक के यहाँ से ऐसे यहाँ तक जा सकता है, ठीक है ना। मैंने कहा जा सकता है, जाएगा कि नहीं जाएगा ये तो अमाउंट ऑफ फोर्स और इसके मास पे डिपेंड करेगा। पर मान लीजिए कि इनफ क्वांटिटी ऑफ फोर्स आप लगा रहे हो और ये खिसकना शुरू करे, तो ये मूव करके शायद यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, इतना दूर मूव कर सकता है, या इससे ज्यादा या इससे कम भी मूव कर सकता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ऐसा फोर्स लगाया तो आपने मूव किया ये, लेकिन मान लो कि यही ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐसे जब था, तो इधर से एक फोर्स आपने एफ लगाया और कोई एक दूसरा व्यक्ति इधर से एक फोर्स और लगाया, वो भी एफ ही लगाया। मतलब अगर आपके एफ की वैल्यू 5 न्यूटन है तो इसके भी एफ की वैल्यू 5 न्यूटन है। अब दोनों लोग 5 न्यूटन से धक्का दे रहे हो, तो आप मुझे बताओ क्या ये ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा या फिर इधर मूव करेगा। ये अपनी जगह से हिलेगा, मूव करेगा, पहले तो ये बताओ मूव करेगा या नहीं करेगा, कमेंट बॉक्स में बताइए जरा भाई, ठीक है ना। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ ये मूव नहीं करेगा, क्योंकि दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। ये भाई साहब इधर लगा रहे हैं और ये भाई साहब इधर लगा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन को बोला जाता है बैलेंस फोर्स। क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स। लेकिन मान लीजिए यही सेम डायग्राम कंसीडर करिए, मान लीजिए कि ये जो भाई साहब थे पहले वाले, इन्होंने 15 न्यूटन का फोर्स लगाया, लेकिन ये दूसरे भाई साहब ने केवल 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। अब बताओ क्या इस स्थिति में ये ऑब्जेक्ट जो था आपका, जिसका मास m था, ये मूव करेगा। तो डेफिनेटली अपनी जगह से ये मूव करेगा। किधर मूव करेगा, ये इस तरफ मूव करेगा, खिसक के यहां से कहीं इस तरफ जाएगा। और एक बात बताऊं ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये वाला फोर्स ज्यादा है और ये वाला फोर्स कम है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस ऑब्जेक्ट पर रिजल्टिंग फोर्स कितना लगा, मतलब ओवरऑल इन द सेंस 15 न्यूटन आपने इस डायरेक्शन में लगाया, ये 15 न्यूटन, और 5 न्यूटन आपने इस डायरेक्शन में लगाया, तो ओवरऑल देखा जाए तो सबसे ज्यादा फोर्स इधर ही लगेगा और दोनों का डिफरेंस कितना है, 10 न्यूटन। तो रिजल्टिंग फोर्स 10 न्यूटन का लगेगा, वो भी इस ऑब्जेक्ट पर, एंड दैट टू इन दिस डायरेक्शन। ये बात समझ में आ रही है ना। तो ऐसी सिचुएशन को बोला जाता है अनबैलेंस फोर्स। क्या बोला जाएगा, अनबैलेंस फोर्स।
अब देखो एक बात मैं बताऊं, जब इस ऑब्जेक्ट पर एक बार फिर से बना रहा हूं, जब इस ऑब्जेक्ट पर आप यहाँ पे एक फोर्स लगा रहे थे F, ठीक है, तो यहाँ पे एक फोर्स लगा, मान लीजिए F1 एक नाम दे दे रहा हूँ, F1 लगाया आपने, और इधर आपने फोर्स लगाया F2, ठीक है ना, दोनों डायरेक्शन में। तो अगर F1 इज इक्वल टू F2 है तो ये कंडीशन बनेगा बैलेंस वाला, ठीक है। और अगर F1 डज नॉट इक्वल टू F2 है तो वो कंडीशन बनेगा अनबैलेंस वाला। ये बात ध्यान रखिएगा, ये शॉर्टकट अप्रोच में याद करने का तरीका है, ठीक है। तो वो अनबैलेंस वाला केस बनेगा। और एक बात और, अगर F1 F2 दोनों सेम है तो दोनों का डिफरेंस जिसे बोला जाता है F नेट, यानी नेट रिजल्टिंग फोर्स, कई लोग इसको R से भी डिनोट करते हैं, मैं केवल F नेट लिख रहा हूं, समझ जाना। तो ये होगा जीरो, क्योंकि दोनों का डिफरेंस जीरो होगा। जबकि यहां पर F नेट अगर देखोगे तो दोनों का डिफरेंस जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम नहीं है। बात समझ में आ गया ना? तो ये दिमाग में आपको बना के रखना है। उम्मीद है कि बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको मिटा देता हूं और अब आपको डेफिनेशन दिखाता हूं। सबसे पहले ये डायग्राम देख लो आप, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपने टग ऑफ वॉर गेम खेला होगा ना कभी, नहीं खेला है तो जरूर खेलिएगा। ये मान लीजिए सेंटर पॉइंट है, तीन लोग इधर हैं, तीन लोग इधर हैं, ये भाई साहब लोग इधर खींच रहे हैं, ये भाई साहब लोग इधर खींच रहे हैं, और दोनों सोच रहे हैं गेम जीत जाए। लेकिन ये तीनों लोग मिलकर 300 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं और ये तीनों भी मिलकर 300 न्यूटन फोर्स ही लगा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में क्योंकि फोर्स इक्वल है, यानी कि यहाँ पर F1 मान लो टोटल और ये मान लो टोटल F2, तो F1 इक्वल टू F2 है, यानी नेट रिजल्टिंग फोर्स जो है वो आपका F नेट जो है वो जीरो है। इसका मतलब ये बैलेंस फोर्स का एग्जांपल है जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। अब दूसरा एग्जांपल देखो, यहाँ पे देखो, मान लीजिए ये स्टार्ट पॉइंट है यहाँ पर। अब इस तरफ, इसके इस तरफ ये केवल एक आदमी बेचारा फोर्स लगा रहा है और यहाँ पे तीन तीन लोग फोर्स लगा रहे हैं। तो इन्होंने 300 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया, मान लीजिए इसको F1, और इन्होंने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया इधर लगाया, मान लीजिए इसको F2। तो यहाँ पे F1 F2 इक्वल है क्या? नहीं, डज नॉट इक्वल टू ईच अदर, ठीक है ना। इसका मतलब इक्वल नहीं है, तो जब इक्वल नहीं है तो Fn जीरो होगा, नो विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, और इसी सिचुएशन को हम बोलेंगे अनबैलेंस फोर्स। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप डेफिनेशन ले लीजिए सामने, और डेफिनेशन में यहाँ क्या लिखा है आप पढ़िए, मैं भी आपके साथ हेल्प कर रहा हूँ आपकी, ठीक है ना। तो इफ वी अप्लाई टू फोर्स ऑफ इक्वल अमाउंट on an object in opposite direction, the object would not move, object would not move, जैसे यहाँ पे आप देखिए, ठीक है ना। the two forces due to their opposite direction, especially ये ध्यान रखना, would cancel each other and net resulting force will be zero, would be zero, ये ध्यान रखना जो मैं यहाँ बोला था। और such forces are called balance force, और उन्हीं को हम balance force बोलते हैं। ये समझ में आ गया। तो दूसरा वाला डेफिनेशन तो ज़्यादा कुछ बताना नहीं है, ठीक है ना, आप इसको बढ़िया से पढ़िए। व्हेन टू और मोर फोर्सेस ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड आर अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अपोजिट और डिफरेंट साइड्स, मैंने कहा ना टू डिफरेंट फोर्सेस, तो ये दोनों डिफरेंट फोर्स हमने लिया था, ठीक है ना। तो कह रहा है कि द बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन और स्टेट ऑफ मोशन एज द नेट रिजल्टिंग फोर्स वुड नॉट बी जीरो। यही तो हम बताए थे कि नेट रिजल्टिंग फोर्स वुड नॉट बी जीरो इन द सेकंड केस। तो ऐसी फोर्सेस को हम बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। उम्मीद है कि ये पॉइंट भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि चीज़ें समझ में आ रही हैं, मज़ा आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ताकि हर क्लास का अपडेट आपको प्रॉपर मिलता रहे। और यदि पुरानी क्लासेस यानी चैप्टर नंबर 1 के बारे में अच्छे से पढ़ाई नहीं किया है, प्लेलिस्ट में जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से भी आप देख सकते हो, ठीक है ना। फिलहाल आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो अगला है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। देखो मैं चाहता हूं ना कि आप इसे होमवर्क में करो, ठीक है ना, क्योंकि अभी अभी मैंने डिफाइन कर दिया, आपको ज्यादा कुछ नहीं लिखना होगा। क्या लिखना होगा? ऐसे कॉलम बना लेना, इधर बैलेंस फोर्स इधर अनबैलेंस फोर्स, 2 पॉइंट लिख दोगे, दैट वुड बी इनफ। वैसे मैं आपको बता दूं पहले पॉइंट में क्या होगा, फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन एंड दैट टू बी द सेम मैग्नीट्यूड। इसमें इन अपोजिट डायरेक्शन कुड बी विद डिफरेंट मैग्नीट्यूड। यहाँ पे नेट रिजल्टिंग फोर्स जीरो होता है, यहाँ पे जीरो नहीं होता है। इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हो। कुछ और भी चाहो तो लिख सकते हो जो आपको समझ में आया, जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है उसके बिहाफ पे। तो ये मैं होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना, दिस विल बी होमवर्क टू यू। लिखना जरूर, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगले हेडिंग पे। तो अगला हेडिंग हमारा क्या है? इनर्शिया और मास। तो सवाल यहाँ पे ये है कि ये क्या होता है, इनर्शिया क्या है और मास क्या है। तो चलो सिंपल सी बात मैं आपको समझाता हूँ। मेरे भाई एक बात बताओ, आप यहाँ पे मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देखना स्क्रीन पे ध्यान से और समझना। ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास मान लीजिए कि m है।
अब इस ऑब्जेक्ट को अगर आप ध्यान से देखो तो इस टाइम ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। किस में है? रेस्ट में है। तो ये ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो मुझे लगता है ये रेस्ट में ही रहना चाहिए जब तक कि इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाओगे। लेकिन एक बात बताओ, जब आप इसके ऊपर फोर्स लगाओगे ना, तो वैसे तो ये ऑब्जेक्ट है बोल नहीं सकता, लेकिन मान लो अगर ये बोल पाता तो शायद ये कहता कि भाई साहब, ये जब फोर्स लगाता था तो ये बोलता कि भाई साहब ऐसा है कि मैं रेस्ट में हूं, मैं रेस्ट में ही रहना चाहता हूं, मुझे मोशन में मत लेके जाओ। मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है ये अपोज करता, ये इस बात को अपोज करता, मना करता, ये कहता कि मैं जिस स्थिति में हूं मुझे उसी में रहने दो, मुझे चेंज मत करो, आई डू नॉट वांटेड टू गेट चेंज। मतलब मैं रेस्ट में हूं तो वहीं रहना चाहता हूं। या फिर कोई बॉल है मान लीजिए और वो ऑलरेडी रनिंग बॉल है, ठीक है ना, एक मास m है और वो बॉल जो है वो रन कर रही है, मोशन में है। तो अगर इसे कोई धक्का लगा के रोकना चाहे, कोई इसको रोकना चाहे, ठीक है ना, तो ऐसे केस में ये बॉल उसको अपोज करेगी। वो बॉल ऐसा चाहेगी कि उसे कोई ना रोके, जैसी थी वैसी ही रहे। किसी भी ऑब्जेक्ट की अपनी इसी प्रॉपर्टी को, जिससे वो अपने पोजीशन में, अपनी सिचुएशन में किसी भी तरीके के चेंज को अपोज करती है, मना करती है, उसी को हम बोलते हैं इनर्शिया। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा टिपिकल होता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है ना, लेकिन अगर आप मेरी बात समझोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आप गाड़ी पे बैठे हो, आपका दोस्त बाइक चला रहा है, ठीक है ना, और आप गाड़ी से आगे जा रहे हो, रोड पे जा रहे हो, अचानक उसने ब्रेक लगाया, तो क्या होता है, आप आगे की तरफ झुक जाते हो ना, ऐसा लगेगा जैसे अभी गिर पड़ोगे आगे की तरफ। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि आपकी इनर्शिया काम कर रही थी वहां पे, दैट वाज इनर्शिया। इनर्शिया आपकी वही प्रॉपर्टी थी, जब गाड़ी पे आप बैठे थे तो आप मोशन में थे, तो आपकी बॉडी डिमांड थी कि आप मोशन में ही रहो, लेकिन उसने ब्रेक लगाया तो ऑल ऑफ सडन आप रेस्ट में आए। रेस्ट में आए तो आपकी बॉडी ने अपोज किया रेस्ट में आने से, इसीलिए आप एक बार फिर से मोशन में आए रेस्ट में आने के बाद, और यही वजह है कि आप वहां पे इनर्शिया फील किए। समझ पाए ना? तो अब इसका एक मैं डेफिनेशन दिखाता हूं, आप समझ पाओगे यहाँ से, इसको पढ़ो ठीक से, क्लियरिटी आएगी थोड़ा। क्या लिखा है यहाँ पे? द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर दैट कॉज इट टू रेजिस्ट चेंज टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म स्टेट लाइन मोशन। बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे चेंज नहीं बल्कि लिख दो एनी चेंज, ऐसे लिख दो, ठीक है ना, रजिस्ट एनी चेंज कॉज, ये ध्यान रखना, प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर दैट कॉज इट टू रजिस्ट एनी चेंज टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म स्टेट लाइन मोशन इज कॉल्ड एज इनर्शिया, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, इनर्शिया एक तरीके की प्रॉपर्टी है ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन, डायरेक्शन, इस तरीके से भी लिख सकते हो। इनर्शिया तीन टाइप का होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इन तीनों को भी मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, अभी बस आप देखते जाओ आराम से और समझते जाओ। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है मास क्या होता है। तो मास क्या है? देखो भाई मेरे मास क्या है, मास इज काइंड ऑफ मैटर। मैटर जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है दैट इज कंपोज्ड ऑफ मैटर, ठीक है ना। तो ये वही है, और मास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। डेफिनेशन से समझते हैं इसको, आप बोलना इसको कि मास इज अ मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर। किसी भी क्वांटिटी ऑफ मैटर का मेजरमेंट जो होता है वो मास ही होता है। इन एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस, it is a key property that indicate how much an object resist changes in its motion and how it interact with the gravitational force। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि ये मास ही इस बात पे मास पे ही ये बात डिपेंड करेगा कि कोई भी बॉडी का मोशन या फिर रेस्ट कितना चेंज होगा या कितना वो अपोज करेगा। इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाह रहा हूं, अभी आप थोड़ी देर पहले कहे थे कि इनर्शिया के बारे में बोले थे कि इनर्शिया मतलब उसके रेस्ट या मोशन में चेंज, और उसको जो अपोज करने की प्रॉपर्टी होती है वही इनर्शिया है। और यहाँ मास में आप कह रहे हो कि ये उसी पे डिपेंड करता है। इसका मतलब जिसका मास जितना ज्यादा होगा उसका इनर्शिया उतना ज्यादा होगा। यही बात तो निकल के आया ना। मास इज कैलकुलेटेड इन ग्राम एंड किलोग्राम, इसको नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पे वही चीज लिखा है कि ये मास जो है वो एक क्वांटिटेटिव मेजर है ऑफ इनर्शिया। मोर मास मोर विल बी द इनर्शिया एंड लेस मास लेस विल बी द इनर्शिया। क्यों भाई? सही है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा कि मास इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। आपके मन में सवाल आया होगा कि ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होगा, तो ये समझ लो, एक ऐसी प्रॉपर्टी, किसी भी क्वांटिटी की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो टाइम और प्लेस के चेंज होने पे ना बदले। जैसे टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस मास कभी बदलता नहीं है। आज कल परसों या 10 साल बाद किसी भी ऑब्जेक्ट का मास
नहीं बदलेगा, जो था वो है वही रहेगा। और प्लेस की बात करें तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मास, चाहे वो अर्थ हो, चाहे मून हो, चाहे कोई अदर प्लैनेट हो, चाहे कोई अदर लाइक प्लेस हो, कहीं पर भी देखोगे तो मास चेंज नहीं होता है, मास सेम ही रहेगा। ये भी बात ध्यान रखिएगा। इसीलिए इसको हमने बोला कि ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, चलो अब आगे बढ़ते हैं। और अगला पॉइंट हमारा है कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है। देखो, मैंने बोला था इनर्शिया मतलब प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, इन स्टेट ऑफ मोशन, रेस्ट एंड डायरेक्शन। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के इन तीनों पोजीशन यानी कि रेस्ट, मोशन या डायरेक्शन में किसी भी तरीके के चेंज को रेजिस्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसी को इनर्शिया बोलते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल। अब यहाँ पे मैं एक बार लिख के दिखा दूं क्या आपको? लिख के दिखाता हूँ मैं। इनर्शिया की अगर हम बात करें, एक मिनट एक मिनट, ऐसे मैं यहीं पे डेफिनेशन ले आ रहा हूँ क्योंकि लिखूंगा तो टाइम लगेगा। देखो, पहले तो ये डायग्राम देख लो आप। यहाँ पे देखो कि ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एक डायग्राम है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्या है, गाड़ी ये चल रही होगी और ये आदमी इस गाड़ी में खड़ा था, लेकिन अचानक क्या हुआ कि जब ये पहले गाड़ी खड़ी थी, स्टॉप पोजिशन में थी, गाड़ी रुकी हुई थी, तो हुआ क्या कि ये रेस्ट में था, गाड़ी रुकी हुई थी, ये रेस्ट में था। लेकिन जैसे गाड़ी इन्होंने स्टार्ट किया, ऑल ऑफ सडन एक्सीलरेटर ले लिया और इस आदमी को पता नहीं चला। तो ऐसे केस में ये पीछे की तरफ ऐसे झुक जाता, लगता है ऐसे पीछे गिर जाएगा। ये इसलिए हुआ क्योंकि इनर्शिया काम किया। क्यों? क्योंकि बॉडी रेस्ट में थी, रेस्ट में ही रहना चाहती थी। इनर्शिया ऑफ मोशन देखो, गाड़ी कोई ड्राइवर चला रहा है और अचानक ब्रेक लगाया तो वो आगे की तरफ झुक जाता है। ये क्यों हुआ? इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से हुआ। और यहाँ पे क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, गाड़ी कोई ड्राइवर चला रहा है, अब उसको इधर मुड़ना है तो इधर मुड़ने के लिए वो अपने आप को इधर झुका देता है। कभी आपने भी बाइक से अगर बेंड किया हो, कभी टर्न किए होंगे तो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, कभी ऑब्जर्व करिएगा। तो उसे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बोलते हैं। एग्जांपल की हेल्प से ये समझ लीजिए आप। अब डेफिनेशन देखिए। देखिए, एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो एन ऑब्जेक्ट टेंडेंसी टू रिमेन एट रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट की वो टेंडेंसी जिससे वो रेस्ट में ही रहना चाहती है जब तक कि उसके ऊपर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स ना एक्ट करे, तो उसी को हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलते हैं। दूसरा है हमारे पास कि एन ऑब्जेक्ट टेंडेंसी टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। उसके स्टेट ऑफ मोशन में किसी भी चेंज को रेजिस्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उसे इनर्शिया ऑफ मोशन बोलते हैं। और अगला है कि एन ऑब्जेक्ट्स टेंडेंसी टू मेंटेन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, तो उसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एक एक दो दो लाइन का डेफिनेशन है, बस केवल आपको पढ़ लेना है, समझ लेना है, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगा तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तो इनर्शिया भी आपने कवर किया। अब हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ आया है जिसे बोला जाता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या होता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? एक डायग्राम देखिए। देखिए ये बॉल है, यहाँ पे फुटबॉल है, एक तरीके से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो ये रेस्ट में है इस टाइम, तो ये रेस्ट में ही रहना चाहेगा, ये नहीं चाहेगा कि ये मोशन में जाए। और अगर ये फुटबॉल मोशन में है तो ये मोशन में ही रहना चाहेगा। पता है ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। कब तक? जब तक कि इसके ऊपर कोई आके फोर्स ना लगा दे, किसी तरीके का एक्सटर्नल फोर्स। और ये अगर मोशन में है तो ये भी मोशन में ही रहेगा जब तक आके कोई इसे रोक ना दे, हाँ या ना। तो इसी प्रॉपर्टी को न्यूटन की फर्स्ट लॉ में रख दिया, ठीक है ना। और उन्होंने कहा कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है तो इट विल कीप मूविंग। इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट तो इट विल कीप इन रेस्ट until unless an external force is applied on it। बात समझ में आ गया। और यही है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यहाँ मेंशन किया है हमने। आप पढ़िए इसको, जो मैंने बोला वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिलेगा। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। इट स्टेट दैट द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाई अ नेट एक्सटर्नल फोर्स। मतलब जब तक कि कोई एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा तब तक वो रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में था तो मोशन में ही रहेगा। यही है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। समझ में आया मेरे भाई? बढ़िया। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो, चीज़ें ठीक लग रही हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इस पे बेस फार्मूला है और डेरिवेशन भी होता है। बताऊं कैसे होता है, पहले तो समझो। ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ना रिलेशन दिया गया मोमेंटम के बारे में। तो पहला सवाल आएगा कि मोमेंटम क्या चीज है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना कि मोमेंटम को बाय द लेटर पी से डिनोट करते हैं। और मोमेंटम पी जो होता है दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट के मास और उसकी वेलोसिटी के प्रोडक्ट को ही मोमेंटम बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने इंडिकेट किया, मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, उसे वेक्टर बोला जाता है। तो याद रखना, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी मीनिंग इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और इसका फार्मूला होगा P इक्वल टू mv, जैसा मैंने यहाँ पे भी दिखाया और यहाँ पे लिख ही दिया था। P मतलब मोमेंटम, m मतलब मास और v मतलब वेलोसिटी। ये मेंशन करिएगा अलग से अपनी कॉपी में। अभी तो आप न्यूटन सेकंड लॉ नहीं देखें, अभी आप देख रहे हो कि उसके लिए जो जरूरत था यानी मोमेंटम, अभी आप मोमेंटम सीखें। अब चलो देखते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ होता क्या है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है मेरे भाई कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो फोर्स एक्ट करता है दैट विल ऑलवेज बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको बोला जाता है रेट चेंज इन मोमेंटम विल ऑलवेज बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। ऐसे भी बोला जाता है। इसको और कई तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो होता है दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। ये फार्मूला बेस्ड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है, तो इसको ऐसे ही ध्यान रखना। मैं स्टेटमेंट देता हूं जो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, जिसे याद करेंगे, जिससे अच्छा मार्क्स आपको मिलेगा। वो क्या है, थोड़ा डिस्टर्बेंस को अवॉइड करिएगा क्योंकि मैं एक ऐसे प्लेस पे बैठा हूँ जहाँ पे इनपुट थोड़ा आ जाता है। नो प्रॉब्लम, मुझे लगा कि वीडियो बना ही लेना चाहिए क्योंकि बहुत दिनों से बना नहीं है, बच्चे लोगों को कंटेंट नहीं मिला है, तो मैंने बना दिया। थोड़ा इको को एडजस्ट करते हुए, तो आपको भी करना पड़ेगा भाई, ठीक है। चलिए खैर, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जो देखो मैंने वही लिखा है, फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब क्या हुआ कि चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, यानी कि इक्वल टू द फोर्स, चाहे जो बोल दो। तो वही यहाँ पे बोला गया। और कह रहा कि स्टेट्स दैट द एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट is directly proportional to the net force acting on it and inversely proportional to its mass। ठीक है ना, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये भी आप पढ़ लो, समझ लो अच्छे से और कॉपी में नोट कर लो। ठीक, अब मैं इसको मिटाता हूँ जो यहाँ पे मैंने लिखा है, और इसके बाद कुछ और चीज़ देख लेते हैं हम लोग क्या है। ये ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इस पर बेस ये चीज़ होता है। इस डेफिनेशन को लिखने के बाद वहीं नीचे लिख दीजिएगा F इक्वल टू एम ए, ये फार्मूला होगा, और बॉक्स में बंद कर दीजिएगा। तब जा करके ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट कंप्लीट होगा, अलोंग विद मोमेंटम दिस दिस एंड दिस फार्मूला इंक्लूडिंग दिस ऑल्सो। ठीक है, ये डायग्राम आप देख लो, दिस इज जस्ट फॉर लाइक योर इन्फॉर्मेशन। देखने में थोड़ा आपको ठीक लगेगा, समझने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। जो कि मैंने ये फार्मूला यहाँ बताया वो यहाँ पे भी मेंशन कर दिया है, कौन क्या है आप एक बार देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड। वो क्या है, वो ये है कि प्रूव दैट F इक्वल टू एम ए। ये सवाल कई बार एग्जाम में आ चुका है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको प्रूफ करना बहुत ही आसान है, मैं आपको दिखाता हूँ प्रूफ करके कि कैसे ये होगा। तो सबसे पहले आप क्या कर लो, लेट कर लो आप, लेट लाइक इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी जिसको बोलते हो आप, वो भी बोल सकते हो। इनिशियल वेलोसिटी या स्पीड दोनों सही रहेगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू यू, ठीक है ना। फाइनल वेलोसिटी, थोड़ी राइटिंग से कंप्रोमाइज करिएगा भाई, फाइनल वेलोसिटी v हो गया, और टाइम ऐसा लगा कितना, t लगा, ऐसा आप लेट कर रहे हैं, लेट टाइम t, टाइम जो है वो t है। फाइनल वेलोसिटी देखो बैटरी कम है, ठीक है ना, ओके डिस्चार्ज हो रही है। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि बैटरी स्टेप डाउन हो रही है डिवाइस की, तो जब तक चार्जर नहीं लगेगा तब तक तो दिक्कत हो जाएगा। क्यों, मानते हैं ना आप इस बात को? तो मैं अरेंज करता हूँ, तब तक आप स्क्रीन पे जो लिखा है उसे देखो, नोट करो, समझने की कोशिश करो। उम्मीद है कि आपसे गलत नहीं होगा। फिलहाल मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, बस एक मिनट दीजिए मुझे।
कभी कभी ऐसा हो जाता है, आप समझ सकते हो, है ना। इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना टेक्नोलॉजी नहीं रन कर सकती है, ऑलमोस्ट बहुत सारी टेक्नोलॉजी रुक जाएंगी। इस बात से याद आया, क्या आप मुझे कोई एक ऐसी टेक्नोलॉजी बता सकते हो जो बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलता हो? ऐसी टेक्नोलॉजी का नाम बताइए कमेंट बॉक्स में, मुझे इंतजार रहेगा। फिलहाल काम हो गया, अब मैं स्टार्ट करता हूँ इसका डेरिवेशन। तो आपने लेट किया कि इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है और टाइम जो है वो t है, ठीक है ना, ये लेट कर लिया। ऐसे केस में एक बात बताओ, एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या होगा? तो एक्सीलरेशन का फार्मूला होगा a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। चैप्टर 1 अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ठीक है ना। ये हो गया, इसे बोल देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। अब एक बात बताओ, आपने भी स्टेटमेंट में बोला है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बोला है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। आपने वहां पे ये बोला था कि F इज इक्वल टू द, या इक्वल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोनों सही रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज फॉर बेटर, तो ये करूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो यही होगा यहाँ पे। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आपको कि अगर फोर्स रेट चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो पहले तो ये पता कर लो कि चेंज इन मोमेंटम होगा क्या, यस और नो। तो मुझे ये बताओ चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम होगा इनिशियल मोमेंट, फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम और माइनस इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बताओ रेट चेंज इन मोमेंटम में फाइनल मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम आपका होगा m1 v1, क्यों? सही है ना। अच्छा m1 ना लो, m ले लो, और v1 ना लो, v केवल लो, क्यों? क्योंकि आपकी इनिशियल स्पीड u थी, फाइनल स्पीड v थी, और एक बात और लेट कर लो कि मास मान लो कि m है, ऑब्जेक्ट का मास m है, तो ऐसे केस में फाइनल मोमेंटम होगा mb, इनिशियल मोमेंटम होगा mu, यानी कि हमें मिल गया mb माइनस mu, ये मिल गया। अब इस फार्मूले को यूटिलाइज करो, यहाँ पे लिखो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्या होगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग? होगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, यही होता है चेंज इन मोमेंटम, लिख ही देता हूँ डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, ठीक है ना। आप क्या लिख सकते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P की जगह पे क्या आएगा? डेल्टा P की जगह पे आएगा मेरे भाई ये पूरी वैल्यू, तो यहाँ हम लिखेंगे mb माइनस mu अपॉन, ये डेल्टा टी को हम टी लिखेंगे क्योंकि टाइम ड्यूरेशन तो टी लग रहा है ऐसा होने में, तो हमने लिख दिया टी। अब यहाँ इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, m कॉमन लिया, अंदर बचेगा v माइनस यू अपॉन टी। अब ध्यान से देखो v माइनस यू अपॉन टी की वैल्यू क्या है, a, और यहाँ पे भी ये है v माइनस यू अपॉन टी, तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ a, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया ma, यहाँ तक आ गए। बाकी यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, तो अगर ये आ गया F इक्वल टू एम ए, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का सिंबल हटाओगे तो आएगा एक कांस्टेंट, मान लीजिए वो K है, तो ये हो गया K एम ए, ये बोलो इक्वेशन नंबर 2, वेयर K इज कांस्टेंट, ध्यान रखना K मतलब क्या है, K एक कांस्टेंट है, लिख लेना इसको। अब क्या करेंगे कि एट F इक्वल टू 1, M इक्वल टू 1, A इक्वल टू 1, यानी F, M और A की वैल्यू 1 ले लेते हैं। ऐसा क्यों ले रहे हैं? ऐसा ये इसलिए ले रहे हैं ताकि हम K की वैल्यू निकाल पाएं। यूनिट फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन के केस में कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी ये चेक कर रहे हैं हम। तो ऐसा करने पे आपको K की वैल्यू मिलेगा क्या? आप एक बात बताओ, अगर यहाँ एक रखते हो, यहाँ एक रखोगे, यहाँ एक रखोगे, तो K की वैल्यू भी तो 1 ही आएगा ना, तो देन K विल बी इक्वल टू 1, और ऐसा यही K की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 2 में जाके रखोगे तो आपको मिलेगा F इक्वल टू एम ए, ये पूरा आपका आंसर हो गया, ठीक है, बात समझ में आ गया। सो दिस इज व्हाट द कंप्लीट लाइक प्रूविंग फॉर दिस F इक्वल टू एम ए, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, बढ़िया समझ में आया।
चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नहीं मतलब अगला हेडिंग, वो है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये तो बहुत ही आसान होता है, सबने सुना होगा, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बचपन से ही सुने होंगे। तो इसको फटाक से कर लीजिए ऐसे कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट लाइक ऑफन कॉल्ड एज लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, इसको लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन भी बोलते हैं। ये क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट एवरी एक्शन फॉर एवरी एक्शन देर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन के लिए एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जैसे कोई एक दीवार है, इस दीवार पर आप एक बॉल से हिट करते हो, तो ये बॉल जब इस पे टकराएगी तो ये बॉल भी ये दीवार भी इस बॉल पे फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से ये लौट कर वापस आपकी तरफ आएगा, ठीक है ना। दिस इज व्हाट द पॉइंट। डायग्राम आप यहाँ पे एक देख सकते हो, एवरी एक्शन हैज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन का। ये गोली है, बंदूक से गोली निकल रही है, गोली जब आगे जाती है तो पीछे की तरफ एक एग्जैक्ट फोर्स लगता है, जो यहाँ पे ये इंडिकेट करता है कि एक्शन रिएक्शन हो रहा है। इन्होंने इसको तेजी से मारा तो उतना ही चोट इनको भी लगता है, ये भी एक्शन रिएक्शन का है। बस फर्क ये है कि इन्होंने मारा इसके फेस पे और इनके हाथ पे चोट लगा, हाथ पे ग्लव्स लगाए हैं तो इनको असर नहीं होता, पर इसको ज़्यादा असर हो जाता है, ठीक है ना। और यही आपने नाव में देखा होगा, जब कोई नाव से ऐसे कूदता है, जंप करता है, तो वो एक एक्शन रिएक्शन होता है, इसीलिए ये नाव इस तरफ जाती है और ये आदमी इस तरफ कूदता है। तो ये वाला भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा। इस चक्कर में कई लोग जब नदी में जाते हैं और नाव से ऐसे जंप करने की कोशिश करते हैं तो पानी में ही गिरते हैं, अगर उन्होंने अच्छे से जंप नहीं किया तो। कारण यही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या है, अगला है एक बड़ा इंपॉर्टेंट हेडिंग, जिसे बोला जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये इस चैप्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ये थियोरेटिकली पूछा जाता है 1 से 2 मार्क्स में, और यह याद होना चाहिए आपको। क्या है ये है कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स दैट, जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं होता है, बस वैसे ही है। इट स्टेट्स दैट इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, एक आइसोलेटेड सिस्टम में द टोटल मोमेंटम बिफोर एन इवेंट, इवेंट मतलब कोलिजन, ठीक है ना, बिफोर एन इवेंट इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर द इवेंट। मेरे कहने का मतलब क्या है, पहले तो एक डायग्राम देखो। जैसे ये डायग्राम है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया और एक बॉल यहाँ पे लिया, दोनों बॉल क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। जब ये दोनों टकराएंगे तो टकराने के बाद फिर ये स्प्लिट हो जाएंगे। ऐसा होने की वजह से ये कह रहा है कि कोलिजन के पहले जो टोटल मोमेंटम होगा और कोलिजन के बाद जो टोटल मोमेंटम होगा इस ऑब्जेक्ट का, दैट विल बी कांस्टेंट, दैट विल बी सेम, और इसी को बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मैं एक डायग्राम आपको बना के दिखाऊं। जैसे मान लीजिए ये एक बॉल है, ये एक बॉल है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी v1 है, सॉरी u2 है, ठीक है ना। अगर ऐसा है तो ये क्या होगा, अगर मान लो ये दोनों इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो कुछ देर के बाद सपोज करो कि ये इससे टकरा जाता है। ऐसा एज्यूम करिए कि u1 बड़ा है u2 के कंपेरिजन में, तो टकराने के बाद इनका फोटो कुछ ऐसे नजर आएगा जब ये टकरा रहे होंगे, है कि नहीं, m1 m2 ये ऐसे, और फिर ये मूव करेंगे, फिर ये दोनों अलग होंगे, और जब अलग होंगे तीसरी बार में तो m1 m2 होगा, और मान लीजिए इसकी फाइनल वेलोसिटी v1, इसकी फाइनल वेलोसिटी v2, और ये ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो वो यही कह रहा है कि टकराने के पहले यहाँ पे जो टोटल मोमेंटम है और टकराने के बाद जो यहाँ पे टोटल मोमेंटम है, ठीक है ना, दैट विल बी सेम। अगर ये सेम है तो हम बोलेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें दिख रहा है, अगर सेम नहीं होगा तो नहीं होगा। फिलहाल इन्होंने बताया है कि एज पर दिस लॉ इट विल बी सेम, और इसका एक फार्मूला होता है, वो याद रखिएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2, जो यहाँ पे एज्यूम किया है मैंने अकॉर्डिंग टू दैट। तो याद रखिएगा ये वाला कॉन्सेप्ट भी, इसका एक डेरिवेशन होता है। आप डेरिवेशन अगर लगता है कि आपको ये समझना है और कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे बताना, मैं उसको अगली वीडियो में ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। ये फार्मूला जरूर याद रखिएगा, बहुत काम का है, और इस डेफिनेशन के बाद ये डायग्राम जरूर बना दीजिएगा अपनी कॉपी में, तभी आपको पूरे मार्क्स अच्छे से मिलेंगे, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखेंगे, हम लोग मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।